हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल वन शॉट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर और साथ में हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है ऑफ टू, या तो दो कंपोनेंट हो सकते हैं या मोर देन इसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अब जो इसकी कंपोजिशन होती है और साथ में जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, वो हमेशा सेम रहती है। द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, अगर सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शुगर इन वाटर, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो शुगर इन वाटर में वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो सॉल्वेंट होगा। द सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो ना सॉल्वेंट ही बताता है कि सॉल्यूशन का क्या फिजिकल स्टेट होगा। शुगर इन वाटर में जो वाटर है वो लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट का होगा। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट, अगर सॉल्वेंट को छोड़ के जो बाकी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे शुगर प्रेजेंट था, तो उसे हम सोल्यूट कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होती है? गैस होती है। तीन तरह का होता है। सबसे पहले गैस इन गैस, जैसे एयर होता है, जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस है। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे नाइट्रोजन के साथ मिक्स करोगे तो ये हमारा क्या बनता है? लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन बनता है। और थर्ड है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस में होता है कैम्फर इन नाइट्रोजन। हमें पता है जो कैम्फर है वो सब्लिमेशन शो करता है, तो उसके जो वेपर्स है इन नाइट्रोजन वो बनाते हैं सॉलिड इन गैस का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा। सबसे पहले गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो वाटर है ना उसमें ना डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो उसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें CO2 डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वो एग्जांपल है गैस इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। इथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है जो ग्लूकोज है वो सॉलिड होता है, उसे डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर में। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। सबसे पहले गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हमें पता है जो पैलेडियम होता है ना उसकी सरफेस में ना हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो अटैच हो सकते हैं, उसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं, तो वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड में जैसे एमेल्गम ऑफ मर्करी, जो मर्करी है उसके अलॉय को एमेल्गम कहते हैं। तो मर्करी विद सोडियम, मर्करी लिक्विड होता है, सोडियम सॉलिड होता है, तो इनके अलॉय को एमेल्गम ऑफ मर्करी विद सोडियम, तो ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉलिड एंड सॉलिड का सॉल्यूशन क्या होता है? अलॉयज होते हैं। एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को जब आप मिक्स करते हो तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला है मास परसेंटेज, इसे W/W भी कहते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी हम ले सकते हैं। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट का क्या मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हमें मास परसेंटेज कंपोनेंट का मिल जाता है। एग्जांपल की बात करेंगे, सपोज हमें दिया हुआ है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, अगर बाय मास दिया और या W/W दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। और अगर आपको वाटर का वेट निकालना है तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, हमारा सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। 100 - 10 तो 90 ग्राम्स होगा। ठीक है, जो मास परसेंटेज है ना, इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। जो इंडस्ट्रीज के केमिकल हैं उनके लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन। जो कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन है वो क्या होता है? 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, इसे V/V भी कहते हैं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हमें वॉल्यूम परसेंटेज मिलता है।
एग्जाम्पल है 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। 10% ऑफ इथेनॉल इन वाटर का मतलब है जो 10 ml ऑफ इथेनॉल है वो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस। तो वॉल्यूम परसेंटेज हम उन सोल्यूशन के लिए लेते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड है। अनदर एग्जांपल है 35% V/V ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए एंटीफ्रीज यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग इंजन। तो इंजन को कूल करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल हम यूज करते हैं और साथ में ये एंटी फ्रीज है, मतलब जब टेम्परेचर ना सपोज क्या हो 0 डिग्री से कम चले जाता है तो जो वाटर है ना वो फ्रीज हो सकता है। तो ये क्या करता है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है टू 255.4 केल्विन और -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए ना, तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है और जो कार है वो यूज कर सकते हैं। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसे W/V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं और ये कॉमनली यूज होता है मेडिसिन एंड फार्मेसी में। एग्जाम्पल है सपोज हमें दिया हुआ है 0.9% W/V ऑफ NaCl सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, 0.9 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और जो ये 0.9% W/V ऑफ NaCl है इसे नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। जब डिहाइड्रेशन होता है तो नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन उसे दिया जाता है। फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, इसे हम ppm भी कहते हैं। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, जो सोल्यूट है वो ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू काफी कम है बट जो इसकी वैल्यू है वो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कंटेमिनेंट इन एयर, जो एयर है उसमें पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो वैल्यू है काफ़ी कम होती है बट वो जो कम वैल्यू है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो हम उसे मेजर करते हैं यूजिंग ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, तो हम क्या करते हैं क्योंकि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो उसे हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम मिलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो मिलियन टाइम हम वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ppm कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास। तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी मास हो सकता है, नीचे वाला मास हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है या मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। एग्जाम्पल है सी वाटर 1 लीटर दिया विच इज 1030 ग्राम, डिजॉल्व ऑक्सीजन है 6 × 10⁻³ ग्राम्स। अगर आप देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम है, सी वाटर की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हम मास टू मास, सपोज आपने इससे इसको डिवाइड किया, तो अगर आप नॉर्मली डिवाइड करोगे ना डिजॉल्व ऑक्सीजन को सी वाटर से तो आपको मिलेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन इन पर ग्राम ऑफ सी वाटर, और वो जो वैल्यू होगी ना काफ़ी ज़्यादा कम होगी, ट्रेसिस में होगी। हम चाहते हैं वैल्यू बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, इसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अगर आप इसको इससे सिर्फ डिवाइड करते तो क्या होता, पर ग्राम ऑफ सी वाटर की वैल्यू मिलती जो काफ़ी कम है। तो 10⁻⁶ से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 ग्राम की जगह सी वाटर हम क्या ले रहे हैं, मिलियन ग्राम ऑफ सी वाटर ले रहे हैं। हम उसमें चेक करें कि टोटल डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना होगा। तो अगर आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर और मिलियन ग्राम ऑफ सी वाटर, और इसे हम लिख सकते हैं 5.8 ppm। फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल ना काई है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सपोज हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी सोल्यूशन है, तो इसमें दो कंपोनेंट A एंड B है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na होगा, सपोज हमने लिया है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B Nb होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B अगर आप लोगे तो हमेशा दैट कम्स इक्वल टू 1। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ये यूज होता है इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए यूजफुल होता है। हम हेनरीज लॉ में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिलेट करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ है मोलैरिटी, इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन, इसे मोलैरिटी कहते हैं। अब याद रखना जो 1 लीटर है ना वो 1 डेसीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। एग्जाम्पल हमें दिया
0.25 मोल्स पर लीटर और 0.25 मोलर और कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ NaOH हमें दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 0.25 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब जो मोलैरिटी है ना, इट्स ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो मोलैरिटी चेंज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मोलैरिटी डिक्रीज होगा। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मोलैरिटी इंक्रीज होगा। सो एज ए रिजल्ट जो मोलैरिटी है इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है मोलैरिटी, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट हो जाएगा मोल पर kg। एग्जाम्पल हमें दिया 1 मोल पर kg ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl दिया हुआ है, ये 1 स्मॉल m है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल का वेट कितना होता है KCl का, 74.5 ग्राम्स इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट kg में लिया है, ठीक है। अब ये जो मोलैरिटी है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है। जो मास है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो मास है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। सो मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर, इसे लेबल किया है 10% बाय मास। तो ये मास बाय मास हमें दिया है 10% बाय मास। हमें इसका मोलैरिटी और मोलैरिटी बताना है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया 1.2 ग्राम पर ml, 2014 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लूकोज दिया 10% बाय मास। बाय मास का मतलब क्या होता है, जो मास ऑफ ग्लूकोज होगा वो 10 ग्राम्स होगा और मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स होगा। मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ ग्लूकोज, तो 100 माइनस 10 90 ग्राम्स होगा। सबसे पहले हमें ना मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है, स्मॉल m होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे पता करते हैं, हमें पता ही होता है मास बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मास दिया हुआ है 10, बाय मोलर मास कितना दिया है 180। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना मास है 90। अब याद रखना ये ग्राम्स में दिया हुआ है, हमें kg में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर चले जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.62 स्मॉल m, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। वेयर एज अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है ये हो जाएंगे 10/180, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है। हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें पता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी है 1.2, मास हमने यहाँ पे लिखा है 100 ग्राम्स, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.2 ml। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10/180 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे, 100 नीचे चला जाएगा, ऊपर 1.2 आ जाएगा। अब ये जो हमें वॉल्यूम दिया था, यहाँ पे देखो ग्राम पर ml था ना, तो ये जो वॉल्यूम था ये ml में था। तो वॉल्यूम ml से अगर आपको लीटर में करना है, 1000 से डिवाइड करोगे, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चले जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.67 कैपिटल M। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी होगी। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। Solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in specific amount of solvent at a specific temperature. Suppose हमारे पास specific amount of solvent है particular temperature पे, उसमें हम maximum quantity of solute कितना dissolve कर सकते हैं, उसे हम solubility कहते हैं। ये डिपेंड करता है nature of solute and solvent पे और साथ में temperature and pressure पे। Next है solubility of solid in liquid. Every solid does not dissolve in a given liquid. हर एक जो सॉलिड है ना वो गिवन लिक्विड पे डिसॉल्व नहीं होता। जैसे NaCl और जो शुगर है ना, याद रखना ये पोलर होते हैं और ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में। इसकी भी क्या होती है, पोलैरिटी होती है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। वेयर एस नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ना नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये डिसॉल्व होते हैं बेंजीन में, ये नॉन पोलर होते हैं। तो NaCl शुगर ना बेंजीन में डिसॉल्व नहीं करेगा, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सॉल्यूट क्या करता है, डिसॉल्व करता है और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है सॉल्यूशन में और इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं।
सम सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन, जो कुछ सोल्यूट पार्टिकल ऑलरेडी जो डिसॉल्व है सोल्यूशन में, वो कोलाइड करते हैं विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल जो आप ऐड कर रहे हो, तो दोनों में कोलिजन होता है एंड दे गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व थे ना, वो सोल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। याद रखना इनिशियली क्या होता है, जो डिसोल्यूशन है वो प्रोसेस ज़्यादा फास्टर होता है और क्रिस्टलाइजेशन स्लो होता है। बट जैसे जैसे आप ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते हो ना, एक स्टेज आता है व्हेन टू अपोजिट प्रोसेसेस डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट द सेम रेट। तो दोनों प्रोसेस डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट पे होता है। मतलब आप किसी चीज़ को डिसॉल्व करोगे ना, तो सेम आउट क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज कर जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एट दिस स्टेज एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो सॉलिड सोल्यूट और सॉल्वेंट और सोल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम आ गया। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बिकम कांस्टेंट एट ए गिवन कंडीशन। अब जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा सोल्यूट पार्टिकल ऐड किया ना, तो वो क्या करेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा और सोल्यूशन से सेम अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है। सच ए सोल्यूशन एट विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है ना गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अगर हम बात करें जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, सपोज हमारे पास नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन है और जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। सो अकॉर्डिंग टू लीच-चैटलर प्रिंसिपल, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और वेयर एज अगर डिसोल्यूशन ना क्या है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच इज लेस देन 0, नेगेटिव में आ रहा है, तो तब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट प्रेशर चेंज करने से ना उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर की चेंज से चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। द सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है ना, वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे ऊपर गैसेस है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो जो गैसेस है ना वो क्या करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन में, और जो गैसेस है यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगी। अब ये जो सिस्टम है ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। दैट इज रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। तो जो रेट है ना, यहाँ पे कुछ गैसेस पार्टिकल ना सॉल्यूशन में एंटर हो जाएगा और कुछ जो गैसेस सॉल्यूशन में थी वो बाहर चले जाएंगी, इनका रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नाउ इंक्रीज द प्रेशर बाय कंप्रेसिंग गैस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना पिस्टन से इसे कंप्रेस कर देंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ गैस पार्टिकल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जो गैस पार्टिकल है वो सरफेस पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ। इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। तो सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन पे ऊपर क्या होगा, गैस होगा। जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसकी सरफेस पे गैस पार्टिकल हिट करेंगे और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और हेनरी लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वेपर फेस का, जो अबव द लिक्विड है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्युबिलिटी की टर्म है। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का इन द सॉल्यूशन, मतलब जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है गैस की सॉल्यूशन में, उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच काई। के एच होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब ये जो के एच की वैल्यू है ना, डिफरेंट जो गैसेस है उनकी डिफरेंट के एच की वैल्यू होती है। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस पे के एच की वैल्यू डिपेंड करती है, तो डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट के एच की वैल्यू होगी।
हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर द लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। याद रखना डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट KH का वैल्यू होता है सेम टेम्परेचर पे। तो जिसका KH का वैल्यू ज़्यादा होता है ना उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हम सेम टेम्परेचर लेंगे 293 केल्विन, ठीक है। हम लेंगे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप कंपेयर करोगे ना तो हीलियम का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ऑक्सीजन का सबसे कम वैल्यू है। मतलब जो हीलियम है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है और वेयर एज ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। KH वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करोगे तो यहाँ 293 से 303 केल्विन पे गए तो KH का वैल्यू 76 से अराउंड 88.84 हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन में भी सिमिलरली आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 293 टू 303 केल्विन, जो KH का वैल्यू है वो 34 से अराउंड 46.82 ये भी इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है अगर KH का वैल्यू इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस है वो डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि KH का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में देन वार्म वाटर। कोल्ड वाटर में इसलिए कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो हायर होता है कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg। हमें प्रेशर दिया हुआ है। KH ऑफ CO2 इन वाटर दिया एट 298 केल्विन इज 1.25 10⁻⁶ mm ऑफ Hg। 2020 का क्वेश्चन है। तो हमें ना सॉल्युबिलिटी बताना, मतलब मोल फ्रैक्शन बताना गैस का। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है हमें 760 mm ऑफ Hg। KH का वैल्यू दिया 1.25 10⁻⁶ mm ऑफ Hg। तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें बताना जो सॉल्युबिलिटी है पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय KH। पार्शियल प्रेशर कितना है 760 दिया है, KH का वैल्यू दिया 1.25 10⁻⁶, इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6.08 10⁻⁻⁴। याद रखना मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। तो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अगर हम चाहते हैं जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक में, जो बॉटल है उसे सील किया जाता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या होगा, जो CO2 है वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में। सेकेंड, डीप सी डाइविंग। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं और जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं एयर एट हाई प्रेशर, क्योंकि अंडर वाटर ना प्रेशर हाई होता है। हाई प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। नॉर्मली नाइट्रोजन ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता है, बट अंडर वाटर ना प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है। When diver come towards surface, pressure gradually decreases। जब डाइवर ना वाटर की सरफेस की तरफ आता है तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। रिजल्ट इन रिलीज ऑफ डिसॉल्व गैसेस फ्रॉम द ब्लड। तो सडनली क्या होता है, जो डिसॉल्व गैसेस था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारा ब्लड से रिलीज हो जाता है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड विच ब्लॉक कैपिलरीज। तो इससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसके बबल्स बनते हैं और वो ब्लॉक कर सकते हैं कैपिलरीज को। इसे ना बेंड्स कहते हैं इस कंडीशन को। काफ़ी ये ना सीरियस कंडीशन होती है और ये डेंजरस होती है लाइफ के लिए। टू अवॉइड बेंड्स को अवॉइड करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना वो टैंक पे ना एयर फिल करते हैं जिसे डाइल्यूट किया जाता है हीलियम से। तो हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन होता है 56.2% और ऑक्सीजन होता है 32.1%। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम किया जाता है, हीलियम ऐड किया जाता है। और हमें पता है हीलियम में KH का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इसके लिए हम टैंक को फिल करते हैं हीलियम से। थर्ड है एनॉक्सिया इन क्लाइंबर। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हो ना तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। एज ए रिजल्ट ना ब्लड में ना जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो भी कम हो जाता है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड और टिश्यूज में। एज ए रिजल्ट जो क्लाइंबर्स होते हैं ना वो फील करते हैं वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, और इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सपोज हमारे पास गैस है, हम उसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। याद रखना ये जो प्रोसेस होता है इसमें डेल्टा H नेगेटिव होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर हम ली चैडलर प्रिंसिपल की बात की जाए ना तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस इन लिक्विड है वो डिक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन।
लिक्विड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट ना लिक्विड होना चाहिए और जो सोल्यूट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड होना चाहिए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। जो ये सोल्यूशन होते हैं ना, इनमें वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हो सकता है। जैसे जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो मोस्टली क्या होता है, वोलेटाइल होता है, और जो सोल्यूट है वो मे और मे नॉट भी वोलेटाइल, तो वो वोलेटाइल हो भी सकता है, वो वोलेटाइल नहीं भी हो सकता है। हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की, उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। हमने बाइनरी सोल्यूशन लिया है जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड वेपर्स बना सकते हैं। हमने क्लोज वैसे लिया, तो इसमें क्या है, लिक्विड 1 एंड 2 है। बोथ कंपोनेंट इवेपोरेट, अब दोनों कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट करके वेपर्स बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। सपोज कंपोनेंट 1 है ना, उसका क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, तो उसके वेपर और लिक्विड में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है। सिमिलरली कंपोनेंट 2 के भी वेपर और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब जो वेपर्स बनते हैं ना, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो कंपोनेंट 1 का जो प्रेशर है इसे P1 कहते हैं और कंपोनेंट 2 का P2। तो P1 एंड P2 आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट 1 एंड 2। तो ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड में, और इनकी जो कंसंट्रेशन है इसे हम मोल फ्रैक्शन में लिखते हैं Chi1 एंड Chi2 ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। तो इसमें ना हम राउल्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। राउल्ट्स लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जिसमें सोल्यूशन में वोलेटाइल लिक्विड है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सपोज कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन अगर आपने ज्यादा कर दिया तो उसका जो वेपर प्रेशर है और पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होगा। कंपोनेंट 2 का अगर आपने ज्यादा कर दिया तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन पे। अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करें फॉर कंपोनेंट 1, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। इक्वेट करेंगे, P1 इक्वल टू P01 Chi1। P01 ना एक कांस्टेंट है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। तो अगर सिर्फ ना एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो उसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम उसका प्रेशर होगा, उसे हम P01 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप एक ही कंपोनेंट लोगे ना तो Chi1 ना 1 के इक्वल आ जाता है, तो P1 इज इक्वल टू P01। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर जैसे आप क्या करोगे, दूसरा कंपोनेंट ऐड करोगे तो Chi1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली कंपोनेंट 2 है, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2, सो P2 इज इक्वल टू P02 Chi2। P02 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। अगर सिर्फ प्योर कंपोनेंट 2 ही प्रेजेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन Chi2 1 के इक्वल हो जाएगा, उसका प्रेशर P02 के इक्वल हो जाएगा। बट अगर आप दूसरा कंपोनेंट ऐड करोगे तो इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बताता है जो टोटल प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन फेस इन द कंटेनर, ये कंटेनर है, सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल प्रेशर है विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। वो सम है पार्शियल प्रेशर का, मतलब P1 प्लस P2 का जो सम है दैट इज इक्वल टू P टोटल। तो P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। हमें पता है P1 किसके इक्वल है, P01 Chi1, P2 है P02 Chi2। हमें पता है ये जो Chi1 प्लस Chi2 1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस Chi2। सो 1 माइनस Chi2 इक्वल टू P01 प्लस Chi2 P02। इसको आप फर्दर लिख सकते हो P01 प्लस P02 माइनस P01 इक्वल टू Chi2। बट कैलकुलेशन के लिए हम ये इक्वेशन मोस्टली यूज करते हैं। राउल्ट्स लॉ से हम ग्राफ बना सकते हैं फॉर कंपोनेंट 1 एंड 2। हम एज्यूम करेंगे जो P02 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, तो P02 इज ग्रेटर देन P01, ये हम एज्यूम करेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे Chi1 इक्वल टू 1, Chi2 इक्वल टू 0। तो अगर सिर्फ कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, तो ये P01 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इस तरफ जाओगे तो Chi1 0 है, Chi2 1 के इक्वल है, तो कंपोनेंट सिर्फ सेकंड ही प्रेजेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, तो P02 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इस तरफ जाओगे, अगर आप देखोगे Chi1 क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर P1 डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इस तरफ जा रहे हो Chi2 इंक्रीज हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर P2 इंक्रीज हो रहा है। अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर में क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
तो अगर सपोज आपने यहाँ पे बात किया कि यहाँ पे टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे P1 प्लस P2 करके दोनों को ऐड करके हमारा टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। अगर हमें ना कंपोजिशन निकालना है वेपर फेज का, वेपर्स में क्या मोल फ्रैक्शन है, तो उसे मोल फ्रैक्शन को लेते हैं y1 एंड y2, तो इसके लिए हम ना पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन का अगर हमें क्या निकालना होता है मोल फ्रैक्शन का y1 का y2, तो हम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको ना वेपर्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो आप ना नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर भी ले सकते हो। तो y1 एंड y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन y1 y2 हम पता करेंगे। y1 किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 P1 डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट P टोटल, और y2 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 बाय P टोटल। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 120 mm ऑफ Hg एंड 160 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। इक्वल मोल्स दिए हैं हमें X एंड Y के, मिक्स करके हमने आइडियल सोल्यूशन बनाया है। हमें कैलकुलेट करना वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो हमें टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बताना है। 2023 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X एंड Y ना, सपोज हमने X लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके इक्वल हो जाएगा, याद रखना X एंड Y के नंबर ऑफ मोल्स क्या इक्वल होंगे, क्योंकि हमने इक्वल मोल्स लिए थे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X इज इक्वल टू X डिवाइड बाय X प्लस X, तो ये हाफ हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ Y हाफ हो जाएगा। तो जब इक्वल मोल्स लिए होते हैं तो मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X दिया हुआ है P नॉट X 120 mm ऑफ Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड Y P नॉट Y 160 mm ऑफ Hg। अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें, राउल्ट्स लॉ वो फॉलो करता है, तो P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, Px प्लस Py। Px किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट X प्लस Chi X प्लस P नॉट Y Chi Y। P नॉट X कितना दिया है हमें, 120 दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट X हाफ है। P नॉट Y कितना दिया है, 160 दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट Y हाफ है, तो ये हो जाएगा 60, 160 डिवाइड बाय 2 80 हो जाएगा। ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 140 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट जो वेपर बना सकता है इन ए गिवन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन। तो P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 Chi 1। राउल्ट्स लॉ आगे हम बात करेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है जिसमें सोल्यूट सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। वेरस हेनरी लॉ क्या होता है, इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिक्स किया, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज वोलेटाइल, एक कंपोनेंट वोलेटाइल होना चाहिए और वो एग्जिस्ट करे एज गैस, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू काई। जो KH है ये हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। अब इसमें याद रखना सोल्यूट और सॉल्वेंट की ना डिफरेंट इंटरेक्शन हो सकती है, बट याद रखना इसमें एक ऐसा इंटरेक्शन भी हो सकता है जब सोल्यूट 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 सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सेम हो जाए, तो उस केस में हेनरी लॉ ना राउल्ट्स लॉ के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, KH की ना डिफरेंट वैल्यूज होंगी। एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें KH का वैल्यू और P नॉट 1 का वैल्यू क्या करेगा, मैच करेगा। सो व्हेन KH वैल्यू बिकम इक्वल टू P नॉट 1 वैल्यू, जो राउल्ट्स लॉ है वो बन जाएगा स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की वाइड रेंज है, उसमें एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक सोल्यूशन बन सकता है आइडियल सोल्यूशन, जिसमें क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे एग्जांपल है NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर इन वाटर और आयोडीन एंड सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। हम जो सोल्यूट की बात कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए। सपोज हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट क्या करेगा, ज़्यादा वेपर्स बनाएगा, बट जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, the vapor pressure of the solution at any given temperature is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला ना, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, और जो ये सोल्यूशन बनेगा जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इन सोल्यूशन सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करते तो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट है, बट इसमें क्या है, सरफेस पे ना सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस रिड्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ सॉल्वेंट था तो ईजिली वो क्या कर सकता था, इसको एस्केप कर सकता था और वेपर बना सकता था, बट यहाँ पे ना सरफेस पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं,
तो वो क्या करेगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो एस्केप कर रहा है सरफेस से, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है और ओवरऑल वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम राउट्स लॉ की बात करें, हमें ऑलरेडी पता है फॉर ए सोल्यूशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन में। हम बात कर रहे थे बाइनरी सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वो वोलेटाइल है और इसमें डाला गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वेपर फेस एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। अब जो सॉल्वेंट है वही वेपर फेस में जा सकता है और वही कंट्रीब्यूट करेगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो P1 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये ना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी होगा क्योंकि सॉल्वेंट ही कंट्रीब्यूट करा है वेपर प्रेशर में। Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, P01 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P01 Chi1, और ये जो P1 है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट में। वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन 0 है मतलब सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है तो वेपर प्रेशर 0 होगा। तो जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करोगे सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट को अगर आप ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और सिर्फ अगर सॉल्वेंट है तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। सबसे पहले हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। द सोल्यूशन विच ओबेस राउट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो सोल्यूशन ना राउट्स लॉ फॉलो करते हैं फॉर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसमें ना राउट्स लॉ की जो इक्वेशन है वो वैलिड होती है, तो उस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। Enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is 0। जो enthalpy of mixing है मतलब जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग है वो 0 है, मतलब नो हीट इज एब्जॉर्ब। तो जब दो कंपोनेंट मिलते हैं ना हीट एब्जॉर्ब होता है ना इवॉल्व होता है व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एक का था 50 ml, दूसरे का था 100 ml। दोनों को आपने ऐड किया तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बन गया, 150 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, तो आइडियल सोल्यूशन ये फॉलो करते हैं। सपोज हमारे पास दो प्योर कंपोनेंट है A एंड B। इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है AA, BB और AB के बीच में प्रेजेंट होगा। If intermolecular attractive force between the AA and BB are nearly equal to those between AB। अगर जो intermolecular attractive force है ना AA और BB की वो equal है to AB, तो जो solution होगा ना वो ideal solution होगा। So it leads to formation of ideal solution। जो perfect ideal solution है ना वो rare होते हैं, बट जो कुछ solution है वो nearly ideal behavior show करते हैं। Example है N-hexane, N-heptane, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टॉलिन। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन। व्हेन ए सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जब सोल्यूशन ना राउट्स लॉ ओबे नहीं करता इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, तो उसे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। दो तरह के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन तब आता है जब AB इंटरेक्शन आर वीकर देन AA BB इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो हमारे पास दो लिक्विड थे, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा वो सॉल्वेंट होगा, कम कंसंट्रेशन में सोल्यूट। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो वीकर है देन द सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना वो एक दूसरे से दूर रहेंगे क्योंकि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम है। मॉलिक्यूल ऑफ A और B विल फाइंड इट इजी टू एस्केप। क्योंकि वो एक दूसरे से दूर है ना, तो अगर आप उसे हीट करोगे तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। रिजल्ट इन इंक्रीज इन देयर वेपर प्रेशर। तो वो जब इजीली एस्केप करेंगे तो वो इजीली वेपर्स बना सकते हैं और उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो PA जो है वो ग्रेटर हो जाएगा P0A Chi A और PB बिकम्स ग्रेटर देन P0B Chi B। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, नॉर्मली क्या होना था, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होनी थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डिविएशन तो PB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। जितना होना चाहिए था PA का वैल्यू भी ग्रेटर हो जाएगा, और जो टोटल पार्शियल प्रेशर है तो सोल्यूशन क्या है वो भी ग्रेटर हो जाएगा जितना वो एक्सपेक्टेड था। डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द सोल्यूशन
मॉलिक्यूल्स विल बी लूजली हेल्ड। जो ए और बी की इंटरेक्शन थी वो क्या थी, कम थी, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, दे विल बी लूजली हेल्ड एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम टेक प्लेस। क्योंकि एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और ये पॉजिटिव होगा। सपोज जो ए कंपोनेंट था वो अगर 50 ml था, बी कंपोनेंट था 100, तो ओवरऑल जब आप दोनों को ऐड करोगे ना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 150 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसे ही पॉजिटिव डिविएशन कहेंगे। प्रोसेस इज एक्कम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ए और बी की इंटरेक्शन कम है, अगर आपको दोनों को साथ में रखना है ना तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होता है इसमें, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। पहली एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि जो इथेनॉल है ना वो खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसमें अगर आप एसीटोन ऐड करते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इंटरफेयर करता है और ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। सेकंड है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। इसमें भी क्या होता है, जो डाइपोल इंटरेक्शन है ना सोल्यूट और सॉल्वेंट का, इन दोनों का जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और इसमें भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है ए एंड बी का, वो वीकर होता है ए बी से, तो मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो अगर आप हीट करोगे ना, क्योंकि उन दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा है, वो इजीली वेपर नहीं बनाते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसे नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। तो PA becomes less than P naught A chi A and PB becomes less than P naught B chi B। अगर आप ये ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, तो ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, PA का वैल्यू कम हो जाएगा, PB का वैल्यू कम हो जाएगा, और P टोटल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ है। स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द मॉलिक्यूल कम क्लोजर, तो मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं और हेंस वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बिकम्स लेस देन 0 और ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, सपोज कंपोनेंट ए था 100 ml और बी कंपोनेंट था 50 ml। अगर आपने दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना लेस देन 150 हो जाएगा, तो इसे नेगेटिव डिविएशन कहेंगे। न्यू अट्रैक्टिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर। अब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज ए रिजल्ट ना सोल्यूशन ना स्टेबल हो जाता है, और इसमें ना एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0 और ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव डिविएशन की एग्जाम्पल है, पहला है मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनालिन। फिनोल और एनालिन ना आपस में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे OH है, एनालिन में NH2 है, तो फिनोल का हाइड्रोजन और एनालिन के नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये एसीटोन है CH3COCH3 और ये क्लोरोफॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट में, और नेगेटिव डिविएशन आता है। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप। सपोज हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है, हमने दोनों को मिक्स किया, एक का वेपर प्रेशर ना ज़्यादा होगा। जब आप हीट करोगे ना मिक्सचर को, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो पहले क्या करता है, बॉयल करता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। बट एजियोट्रॉप में क्या होता है, हम बाइनरी मिक्सचर लेते हैं, एक ऐसी स्पेसिफिक कंपोजिशन आती है, सपोज एक कंपोनेंट 40% था, सेकंड कंपोनेंट 60% था लिक्विड में, तो आपने ना जब उसको बॉयल किया ना तो दोनों ना साथ में बॉयल हो जाते हैं, और वेपर में भी सेम कंपोजिशन रहता है 40 एंड 60%। तो बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन वेपर एंड लिक्विड फेज, लिक्विड और वेपर में दोनों का कंपोजिशन सेम रहता है और दोनों ना साथ में बॉयल करते हैं, तो दे बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस बाइनरी मिक्सचर को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। दे बिहेव लाइक प्योर लिक्विड, क्योंकि प्योर लिक्विड का ना एक कांस्टेंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिमिलरली बाइनरी मिक्सचर का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि उस कंपोजिशन में ना दोनों साथ में बॉयल हो जाते हैं, दोनों साथ में वेपर्स बनाते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो इन्हें हम ना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। दो तरह के एजियोट्रॉप हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फर्स्ट है
मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। जो लिक्विड पेयर हमने लिए थे वोलेटाइल लिक्विड, वो ना लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और जब ना एज़ोट्रॉप का कंपोजिशन आता है तो एक ऐसी स्पेसिफिक कंपोजिशन होगी जहां पे वेपर प्रेशर ना हाईएस्ट हो जाता है। और अगर वेपर प्रेशर ना ज़्यादा है तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कम ही टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर्स बन जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। एग्जाम्पल है इथेनॉल वाटर का मिक्सचर जिसमें 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल है और 5% बाय वॉल्यूम वाटर होगा। सेकेंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड पेयर है ना वो शो करते हैं लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं और एक ऐसा कॉम्पोजिशन आता है एज़ोट्रॉप वाला कॉम्पोजिशन जिसमें वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो जाए ना तो बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड होगा 68% बाय मास, वाटर 32% बाय मास, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 393.5 केल्विन। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर पे वो डिपेंड नहीं करती। रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, सो वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सपोज हमारे पास दो सोल्यूशन थे, एक सोल्यूशन में ना 1 मोल ऑफ यूरिया डाला, सेकंड सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डाला, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, उनके सेम होंगे, तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया वोलेटाइल सॉल्वेंट में। हमें ऑलरेडी पढ़ा है जब हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है ना तो उसका वेपर प्रेशर ना ज़्यादा होता है, बट जब आप उसमें ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पे आ जाते हैं लिक्विड के, और जो वेपर प्रेशर है उसे डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो लेस हो जाता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब जो Chi1 है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और Chi2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में, तो P1 इज इक्वल टू Chi1 P01। अब जो वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन का वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट P01 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट्स डेल्टा P1। रिडक्शन इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, पहले कितना था, P01 था प्योर का, अब सॉल्यूशन का हो गया P1, तो P01 माइनस P1 इज डेल्टा P1। P1 हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू Chi1 P01। अब P01 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस Chi1, और हमें पता है Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस Chi1 किसके इक्वल हो जाएगा, Chi2 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा P1 बाय P01, इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इक्वल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट Chi2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट किसके इक्वल होगा, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। N1 और N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सपोज हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ना काफ़ी ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो N1 विल बी ग्रेटर देन N2। और जब हम एडिशन करते हैं, एक का वैल्यू अगर ज़्यादा है ना तो दूसरे की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं, तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये बन जाएगा N2 बाय N1। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास, तो ये हो जाएगा मास बाय मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास बाय मोलर मास, तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 W2 बाय M2 M1 बाय W1। तो W1 एंड W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, M1 एंड M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है,
इस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो सोल्यूट जो है W2 है 10 ग्राम्स नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट हमारा W1 है 200 ग्राम्स, ये वाटर है। इट्स वेपर प्रेशर, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो है 31.84 mm ऑफ Hg एट 308 केल्विन। तो P1 है 31.84 mm ऑफ Hg। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, M2 कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 308 केल्विन 32 mm ऑफ Hg। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P01 32 mm ऑफ Hg और M1 हमें पता है जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला की बात करेंगे P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 Chi2 N2 N1 प्लस N2। ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर आप देखोगे सोल्यूट का वेट काफ़ी कम है तो N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ये N2 बाई N1 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं W2 बाई M2 W1 M1। सब्स्टिट्यूट करेंगे, P01 कितना दिया 32 माइनस कितना हो जाएगा 31.84 डिवाइड बाई P01 32, ठीक है। W2 हमें दिया हुआ है ये 10 है, M2 हमें फाइंड करना है, W1 दिया है हमें 200, ये 18 होगा, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.16। तो M2 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो M2 हो जाएगा 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.16 इंटू 20, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा सोल्यूट का विच इज 180 ग्राम पर मोल। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। The boiling point of liquid is that temperature at which its vapor pressure become equal to atmospheric pressure। तो ना बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब ना एक लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सपोज हमारे पास वाटर है, अगर आप उसको हीट करो तो उसके वेपर्स इंक्रीज होते हैं, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस। When a non-volatile solute is added to the solvent, vapor pressure of solvent decreases। ये हमने पढ़ा है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है इट्स ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में ना ज़्यादा वेपर्स थे तो वो ईजिली क्या कर सकता था, बॉयल हो सकता था लो टेम्परेचर पे। बट जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके वेपर प्रेशर कम थे। तो अगर आपको उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रीच करना है उसके वेपर प्रेशर को, तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हायर हो जाता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है ना ऑफ द सोल्यूशन TB एंड प्योर सॉल्वेंट T0B, तो इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यही क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TB। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे रेदर देन देयर नेचर। तो नंबर पे डिपेंड करेगा और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है। हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्वेंट लिया। जब आप सॉल्वेंट को हीट करोगे उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा इस टेम्परेचर पे T0P। वेरा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा TB। तो TB जो है वो ग्रेटर होता है T0B, डिफरेंस होता है डेल्टा TB, इसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, जब डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ना कम होती है, डेल्टा TB जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मोलर कंसंट्रेशन होता है मोलैलिटी स्मॉल m, तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्मॉल m जब हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है। इसको इक्वेट करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू KB स्मॉल m। KB याद रखना ये कांस्टेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल, और जो KB की वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तो डिफरेंट सॉल्वेंट का KB का वैल्यू डिफरेंट होगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB स्मॉल m, जो मोलैरिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा, मास बाय मोलर मास। तो W2 है ग्राम ऑफ सोल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट।
W1 क्या हो जाएगा, हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट होगा, ये ग्राम्स में है, तो अगर ग्राम्स में आया तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चले जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन है जिसमें वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। केबी ऑफ वाटर दिया 0.52 केल्विन केजी पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया 373 केल्विन। हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट W2 हमें दिया 18 ग्राम दिया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन का वेट होता है 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 12, ऑक्सीजन का 16 × 6, तो टोटल इसका मोलर मास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया वाटर का W1 100 ग्राम्स। फॉर्मूला पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB W2/M2 W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। KB का वैल्यू दिया 0.52, W2 का वैल्यू कितना है 18, M2 दिया हुआ है हमें 180, W1 दिया हुआ है हमें 100। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो आपका डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा 0.52 केल्विन। हमें बताना कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है प्योर वाटर से, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, प्योर वाटर में हम ये ऐड कर लेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो 373 हमें दिया हुआ है प्लस 0.52, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 373.52 केल्विन। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट लिक्विड फेस, लिक्विड फेस में जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेस। इसे हम ग्राफ से देखेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है। सपोज हमारे पास फ्रोजन सॉल्वेंट, सपोज हमारे पास आइस है, आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट सपोज वाटर है, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस और लिक्विड फेस जब इक्वल हो जाए तो उस वहां पे क्या आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। इसे हम TF0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अगर राउल्ट्स लॉ की बात की जाए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सपोज आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला लिक्विड सॉल्वेंट में, तो जो हमारा सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। अब हमें अगर इसका वेपर प्रेशर ना मैच करना है फ्रोजन सॉल्वेंट से और सॉलिड सॉल्वेंट से, तो हमें टेम्परेचर ना ज्यादा डिक्रीज करना पड़ता है, तभी क्या होगा, इन दोनों का वेपर प्रेशर मैच होगा, वहीं पे क्या आएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा जिसे हम TF कहते हैं। तो अगर आप देखोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, TF0 से ना TF की तरफ जा रहा है, और यही जो डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, विच इज डेल्टा TF। TF0 होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो डिक्रीज होता है, तो डेल्टा TF TF0 माइनस TF के इक्वल होता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात की जाए, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m, तो डेल्टा TF जो है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल m। अब ये जो KF है ना, इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो डिफरेंट सॉल्वेंट का KF का वैल्यू डिफरेंट होगा, और इसका यूनिट होगा केल्विन केजी पर मोल। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF। मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास। तो W2 मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। W1 क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो ये ग्राम्स में है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2 1000 डिवाइडेड बाय W1 M2, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। KF ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन केजी पर मोल, 2018 का क्वेश्चन है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले मास ऑफ ग्लूकोज दिया W2 विच इज 60 ग्राम। मास ऑफ वाटर W1 दिया हुआ है हमें
250 ग्राम्स दिया हुआ है, KF का वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल और M2 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया 180 ग्राम पर मोल। हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल m, और स्मॉल m किसके इक्वल होता है W2 बाई M2 1000 डिवाइड बाई W1। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, KF हो जाएगा 1.86, W2 कितना हो जाएगा 60, M2 है हमारा 180, 1000 डिवाइड बाई W1 कितना है 250। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा TF आ गया 2.48 केल्विन। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। हमारे पास इनिशियली वाटर था और हमें पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या हो गया, 273 से ना 2.48 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ टू 273 माइनस 2.48, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 270.52 केल्विन। हमें पता है जो KB एंड KF है ना वो कांस्टेंट है, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, तो उसे भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो KF का वैल्यू होता है RM1TF² 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, और KB का फॉर्मूला होता है RM1TB² 1000 डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। R गैस कांस्टेंट होता है, M1 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इससे हम KF एंड KB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम SPM भी कहते हैं, वहां से फ्लो करते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हो सकता है। नेचुरल एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन हो सकता है, जैसे पिग्स ब्लैडर और पार्चमेंट। पार्चमेंट ना एनिमल स्किन होता है, सिंथेटिक ना सेलोफैन होता है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें ना नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स। तो SPM में ना स्मॉल होल्स होते हैं और वहां से ना स्मॉल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। बट पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल, जो बिगर मॉलिक्यूल हैं जो सोल्यूट के हैं, वो उससे पास नहीं कर पाते, वो हिंडर्ड हो जाते हैं। सो एज ए रिजल्ट ना SPM से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, और जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है थ्रू SPM, ये हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है, और इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज हमारे पास दो कंटेनर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे SPM है। तो अगर आपने कनेक्ट किया तो जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करेगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप चाहते हो ये जो फ्लो हो रहा है ना सॉल्वेंट का, इसको स्टॉप करना, यू कैन अप्लाई सम एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, सपोज दोनों सॉल्यूशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, बट आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो सॉल्यूशन साइड पे, ताकि जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, आप प्रेशर अप्लाई करोगे जो स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरह मूव कर रहा है, तो अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो जो ये फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। तो पाई इज इक्वल टू CRT। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, R है हमारा गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, और जो C है वो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर होता है। तो पाई इज इक्वल टू N2 बाय V। N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, V है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, RT। तो ये फॉर्मूला है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो W2 हो जाएगा मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो W2 RT M2V इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोलर मास किसका, प्रोटीन का, पॉलीमर एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका एडवांटेज होता है ओवर अदर मेथड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से मेनली ना हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है।
सबसे पहला एडवांटेज है ये रूम टेम्परेचर पे होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर डिक्रीज। बट ये रूम टेम्परेचर में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मोलर मास की। एंड मोलैरिटी यूज किया जाता है। जो मोलैरिटी है उसका एडवांटेज होता है ओवर मोलैरिटी, क्योंकि जो मोलैरिटी है उसमें वॉल्यूम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है लार्ज होता है इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में भी ना जो पाई की वैल्यू है वो हाई होती है, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। इट इज़ यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। बायोमोलिक्यूल्स में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का जो स्टेबिलिटी है वो रूम टेम्परेचर पे रहती है, हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं रहते, तो इनका हम इजीली मोलर मास पता कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलीमर का भी हम मोलर मास पता कर सकते हैं क्योंकि इनकी पुअर सॉल्युबिलिटी है। पुअर सॉल्युबिलिटी मतलब कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे और लार्ज मैग्नीट्यूड होगा पाई का, और आप इसका इजीली मोलर मास पता कर सकते हो। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास दिया 60 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। आर का वैल्यू दिया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। 2020 का क्वेश्चन है। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होगा? हम लेंगे मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमें इसमें वॉल्यूम चाहिए। हमें पता है पाई इक्वल टू CRT। C क्या होता है? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। N2/V, N2 को हम लिख सकते हैं W2/M2, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट RTV। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। W2 की वैल्यू कितनी है? 5 ग्राम्स है। मोलर मास कितना है? 60 दिया हुआ है। R का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। अब वॉल्यूम कितना लिया था हमने? 100 ml, बट याद रखना वॉल्यूम लीटर्स में लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाय 0.1, तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर 20.51 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहला है आइसोटोनिक सोल्यूशन। टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सोल्यूशन का ना सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इन्हें हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, इनके बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता, सो देयर इज नो ऑस्मोसिस बिटवीन दीज टू सोल्यूशन। एग्जांपल है फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। ब्लड सेल के इनसाइड क्या होता है? फ्लूइड होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, तो दोनों आइसोटोनिक होते हैं। तो ये जो 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन है, इसे हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं, और रिक्वायरमेंट में ना ये ना इंट्रावेनियसली भी दिया जाता है। सेकंड है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सोल्यूशन। हमारे पास दो सोल्यूशन थे और एक सोल्यूशन का ना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उस सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल, सेल इज प्लेस्ड इन सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो ना हमने सेल को एक सोल्यूशन में डाला जिसमें 0.9% m/v ऑफ NaCl से ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक होगा। द वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल। अब जो सेल है ना वो हाइपोटोनिक होगा, बाहर वाला हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, तो वाटर ना हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। फ्रॉम इनसाइड द सेल जो वाटर है वो हाइपर की तरफ मूव करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। थर्ड है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ए सोल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन। अगर एक सोल्यूशन का ना ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है देन अदर सोल्यूशन, तो उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। अगर आपने ना सेल को प्लेस किया एक सोल्यूशन में और उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से कम है, तो वो सोल्यूशन ना हाइपोटोनिक हो जाता है। द वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा, सेल हाइपरटोनिक होगा, तो वाटर मूव करेगा हाइपो से हाइपर, सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। एज ए रिजल्ट इट वुड स्वेल, तो सेल स्वेल कर जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे। ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। मैंगो को अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में प्लेस करते हो, वो ना वाटर लूज कर देता है क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है, और वाया ऑस्मोसिस वो वाटर लूज करता है। इट विल श्रिवल, श्रिवल मतलब वो ड्राई हो जाता है इनटू पिकल। पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस। जो लोग ज़्यादा सॉल्ट और सॉल्टी फूड लेते हैं उनमें ना वाटर रिटेंशन हो जाता है टिश्यू में और इंटरसेलुलर स्पेस में।
एज ए रिजल्ट ना बॉडी में ना पफीनेस आ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, इसे एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। मीट को प्रिजर्व करने के लिए ना उसमें ना सॉल्ट डाला जाता है, वेराज फ्रूट की प्रिजर्वेशन के लिए उसमें शुगर ऐड किया जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो आउटर है ना वहां पे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना तो बैक्टीरिया के सराउंड हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। एज ए रिजल्ट जो बैक्टीरिया है इट विल लूजेस वाटर, इट विल श्रिवल एंड डाइस। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। हमें ऑलरेडी पता है हमारे पास यहाँ पे SPM है, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर। तो नॉर्मली थ्रू ऑस्मोसिस ना वाटर मूव करेगा फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ। बट अगर आपने क्या किया है, आपने ना यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है और ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया सोल्यूशन साइड में वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ हो सकती है, इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को आप रिवर्स कर सकते हो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की साइड में। अगर आपने प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड में तो आप प्रेशर अप्लाई करोगे लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट है फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू SPM। जो प्योर सॉल्वेंट है, जो वाटर है प्योर वाटर, वो यहां से यहां की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर से इससे ना हम सॉल्ट रिमूव कर सकते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज हाई। अब हमें ना काफी ज्यादा इसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो हम पॉलीमर यूज करते हैं इसमें SPM के लिए सेलुलोज एसीटेट। जो सेलुलोज एसीटेट है ना ये पोरस मटेरियल होता है, ये पोरस मेम्ब्रेन होता है, ये परमिएबल होता है टू वाटर बट इनपर्मिएबल टू इम्प्योरिटीज एंड आयंस इन सी वाटर। तो सी वाटर से वाटर तो यहाँ पे मूव कर जाता है बट जो आयंस और इम्प्योरिटीज है वो इनपर्मिएबल होती है, वो मूव नहीं कर पाती, तो वो यहाँ पे रह जाती है। वेराज जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पे मूव कर जाता है, तो इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मोलर मास। द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पता कर सकते हैं यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमने मोलर मास उसका मेजर किया ना वो डिफर करता है फ्रॉम द एक्चुअल मोलर मास। तो एक्चुअल मोलर मास से ना वेरिएशन आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया मोलर मास। सच सब्सटेंस देयरफॉर सेड टू एग्जिबिट। तो इन सब्सटेंस का ना क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ये दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। एसोसिएशन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एसोसिएशन में क्या हो सकता है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी बना सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इट लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन द सॉल्यूशन। क्योंकि एसोसिएशन से क्या हो रहा है, सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे, वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो रहा है, देयर बाय डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, तो अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे सो एज ए रिजल्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। एग्जांपल है इथेनोइक एसिड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर। जो इथेनोइक एसिड है ना अगर आप उसको बेंजीन में डालो तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक हमारी एंटिटी बनाती है, इसे डाइमर कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो मोलर मास हमें मिला ना वो था 120 ग्राम पर मोल, बट जो नॉर्मल मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास। सपोज आपने 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड लिया था, तो एसोसिएशन से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि दो कंबाइन करके एक बना रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए। अब जो मास था वो तो सेम रहता है। अब मोलर मास कैसे बिहेव कर रहा है, अगर आपको इसको इक्वेट करना है तो मोलर मास क्या हो गया है, ट्वाइस हो गया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल मोलर मास से जो अब हमें मोलर मास मिला वो ट्वाइस हो चुका है, इसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे एसिड बेस सॉल्ट, ये ना डिसोसिएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 2 और मोर आयन पार्टिकल्स और आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा आयंस बनने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे KCl लिया तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके K+Cl नेगेटिव बना रहा है। हमने जो मोलर मास कैलकुलेट किया वो मिला हमें 37.25 ग्राम पर मोल। नॉर्मल मोलर मास होता है 74 ग्राम पर मोल। अगर सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ KCl था,
अब कितने हमें मिल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है, 1 से 2 बन रहा है तो 1 मोल से 2 मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे ट्वाइस। मास तो सेम रहेगा। अब मोलर मास कैसा बिहेव कर रहा है, मोलर मास बिहेव कर रहा है कि वो क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। हाफ होगा तभी ये ऊपर जाके 2 बनाएगा। तो इस केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में जो नॉर्मल मोलर मास है ना, अगर एक पार्टिकल 2 पार्टिकल क्या बना रहा है तो नॉर्मल मोलर मास हाफ हो जाएगा और हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिल जाएगा। नेक्स्ट है वैन हॉफ फैक्टर, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सप्रेस करता है हमें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, कितना एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन। 3 फॉर्मूला है हमारे पास आई की वैल्यू पता करने के लिए। पहला है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। सेकंड है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन में ना आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। हमें पता है एसोसिएशन में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं एसोसिएशन में। एज ए रिजल्ट ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाती है। वेरएस डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिसोसिएशन में इंक्रीज होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है। तो आई का वैल्यू डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 होता है और एसोसिएशन में आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सो दैट्स वाई हम जो वैन हॉफ फैक्टर है उसे इंक्लूड करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। इंक्लूजन ऑफ वैन हॉफ फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम मॉडिफाइड इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू IN2 बाय N1। तो इसमें I की वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं जो वैन हॉफ फैक्टर है। सिमिलरली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB I KB स्मॉल m, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF I KF स्मॉल m एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू IN2 RT बाय V। तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें और क्योंकि हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो उस केस में ना आप डायरेक्टली आई की वैल्यू लिख सकते हो। क्योंकि KCl क्या करेगा, 2 आइंस प्रोड्यूस करेगा, ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो आई का वैल्यू 2 होगा। सिमिलरली MgSO4 Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव 2 आइंस देगा, आई का वैल्यू 2 होगा। K2SO4 में 2 K प्लस की आयन, 1 SO4 2 नेगेटिव की आयन होगी, आई का वैल्यू 3 होगा। और अगर बात की जाए ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज की, ये ना एसोसिएट करते हैं ना डिसोसिएट करते हैं, तो इनकी आई की वैल्यू 1 रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे PYQ क्वेश्चन की। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। KB दिया वाटर का 0.52 केल्विन kg पर मोल। मोलर मास दिया CaCl2 का 111 ग्राम पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है, हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। सबसे पहले CaCl2 ना सॉल्ट होता है, ये डिसोसिएट करके बनाता है Ca2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। तो एक क्या दे रहा है मॉलिक्यूल, 3 आइंस दे रहा है, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमें पता है डेल्टा TB किसके इक्वल होता है, IKB स्मॉल m। IKB स्मॉल m होता है W2 बाई M2 W1 1000। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 3 है, KB दिया 0.52। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। मोलर मास कितना है इसका, 111। वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का वेट दिया 200। आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा विच इज 0.702 केल्विन। नेक्स्ट PYQ है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ये सोल्यूट है, इसे डिसॉल्व किया गया है 49 ग्राम ऑफ बेंजीन जो सॉल्वेंट है। ये शो करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.62 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है वैन हॉफ फैक्टर और हमें प्रेडिक्ट करना है नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है। गिवन मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है 122 ग्राम पर मोल। KF का वैल्यू दिया है 4.9 केल्विन kg पर मोल। तो हम ना I का वैल्यू वैन हॉफ फैक्टर पता करेंगे और इससे हम बताएंगे वेदर इट इज डिसोसिएटिंग और एसोसिएटिंग। डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF स्मॉल m, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF W2 बाई M2 W1 1000। I का वैल्यू हमें निकालना है। डेल्टा TF हमें दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62। I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। KF का वैल्यू दिया 4.9। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 3.9 ग्राम्स। मोलर मास दिया हुआ है 122। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है बेंजीन 49। I का वैल्यू आ जाएगा 1.62 इंटू 122 इंटू 49 डिवाइड बाय
3,900 इंटू 4.9, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको i का वैल्यू मिल जाएगा 0.507। जो i का वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। अगर 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है i की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो डिसोसिएशन के केस में i हो जाएगा 1 + n-1 अल्फा। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे सिर्फ 5% डिसोसिएट किए हैं, हमें i का वैल्यू पता करना है, तो 5% क्या हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट। जैसे NaCl में कितने पार्टिकल होते हैं, 2 होते हैं। K2SO4 जब डिसोसिएट करेगा 2 K+ की आयन, एक SO4 2 नेगेटिव की आयन, तो n का वैल्यू 3 होगा। तो इससे हम वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में i = 1 - बीटा + बीटा डिवाइड बाय n। बीटा हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। सपोज सिर्फ 5% मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर रहे हैं तो बीटा हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। n होगा नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट। नॉर्मली क्या होता है, 2 पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। When 19.5 ग्राम ऑफ FCl2COH, मोलर मास दिया 78 ग्राम पर मोल, इसे डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। KF ऑफ वाटर है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है तो इसके लिए हम i का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है W2 मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 19.5 ग्राम, मोलर मास दिया 78 ग्राम और मास ऑफ हमें सॉल्वेंट दिया है 500 ग्राम। हमें पता है डेल्टा TF = I KF स्मॉल m। अब जो डेल्टा TF है वो क्या दिया हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, वो हमें 1 डिग्री सेल्सियस दिया है। और याद रखना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस की जगह 1 केल्विन भी आप कर लो। जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो सेम रहता है तो ये 1 लिख सकते हैं। I KF, m का होगा W2/m2 W1 1000, ये 1 हो जाएगा। I का वैल्यू कैलकुलेट करना है, KF का वैल्यू दिया 1.86, W2 दिया 19.578, W1 500,000। I का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये मिलेगा 1.075। हमें ना अल्फा पता करना है। अगर हम बात करें FCH2COH का, ये डिसोसिएट करके बनाता है FCH2CO नेगेटिव प्लस H+। तो नंबर ऑफ आइंस कितना बना रहा है, 2 आइंस बना रहा है, n का वैल्यू 2 होगा। हमें ये फॉर्मूला पता है, I = 1 + n-1 अल्फा। अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये 2 दे रहा है तो n का वैल्यू 2 है, तो अल्फा निकाल लेंगे 1.075 - 1 और 0.075, ये हमारा अल्फा है। और अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ये हो जाएगा 7.5%। आई होप आपको सॉल्यूशन चैप्टर का 1 शॉट वीडियो समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको PYQ क्वेश्चन के भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।